हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वन बाय वन। तुम्हें क्या करना है, वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ उससे देखना है कि तुमको क्या चीज़ें समझ में आई, क्या नहीं आई, क्या तुमने सोचा था, क्या मैंने बताया है। तो उसके हिसाब से तुम्हें आगे फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है, इन द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट डू ए एंड बी रिप्रेजेंट। यहाँ पे ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन होते हैं और इसके ऊपर पिट्यूटरी का हार्मोन एलएच और एफएसएच होते थे। और पता है कि यहाँ पे इस लेवल पे यानी 14 टू 15 डे के बीच में एलएच का लेवल क्या होता था, हाई होता था, ठीक है ना। एलएच का लेवल हाई होता था और उसी दौरान क्या होता था, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी हाई होता था। जब एलएच का लेवल हाई होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल हाई होगा। ये ए लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोजेस्टेरॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। और नीचे वाली लाइन कौन सी है, नीचे वाली लाइन ईस्ट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है। नीचे वाली लाइन ईस्ट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो जब एलएच आता है तो एलएच के आने के समय पे क्या होता है, एलएच आ गया। अब एलएच टेम्परेरीली कहाँ से आया है, पिट्यूटरी से आया है। अब मान लो हम लोग मान के चल रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो उस टाइम पे जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो एलएच का लेवल क्या करेगा, डिप करेगा। तो जब एलएच का लेवल डिप करता है तो प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी एक बार डिप करता है। तो याद रखना जो डिप करने वाला है वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रोजेस्टेरॉन को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा चीज, जब प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो गया तो फिर ये वापस से कैसे हमारा क्या कहते हैं, सॉरी, जब एलएच खत्म हो गया है तो एलएच के खत्म होने के बाद ही वो वापस प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर जा रहा है। तो जो काम एलएच करता था वही सेम काम ग्राफियन फॉलिकल जो रहेगी, अब वो क्या करने लग जाएगी, वो मेंटेन करने लग जाएगी। यानी एलएच के लेवल का जो मतलब कम हुआ है जो एलएच का लेवल, उसको वापस से बढ़ाने का काम कौन करने लग जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल करने लग जाएगी, ठीक है ना। तो शुरुआत में तो एलएच डायरेक्टली बढ़ाता है प्रोजेस्टेरॉन को, बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होती है वो करने लग जाती है। इसलिए यहाँ बीच में डिप देखने को मिलता है। तो याद रखना जो डिप वाली लाइन है वो प्रोजेस्टेरॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो नॉर्मल सीधा जा करके वापस से ऐसे उठेगी, ये हमारा ईस्ट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया किसका, ओवरियन हार्मोन का। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा कि ए वाला जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और बी वाला ईस्ट्रोजन को, ठीक है। नीचे अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन में हमको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट वन में बोल रहा है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ऑलवेज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। तो जहाँ पे भी ऑलवेज या ओनली जैसे वर्ड यूज कर दे बायो में, वहां पे बहुत केयरफुल हो जाना है। क्योंकि ऑलवेज और ओनली के केस में जरूरी नहीं, क्योंकि देखो एक्सेप्शंस बायो में हर जगह होते हैं, तो एब्सोल्यूट तो कुछ नहीं है बायो में। तो यहाँ बोल रहा है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ऑलवेज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये बात गलत हो जाएगी, मतलब हमेशा ही इंडिकेटर नहीं होता है प्रेगनेंसी का। और भी तो रीजन हो सकते हैं, मान लो उसको स्ट्रेस हुआ, तो स्ट्रेस हुआ तो भी उसकी मेंसेस क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। तो अगर मेंसेस गड़बड़ हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। दूसरा है, इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा है यानी प्राइमेट्स की बात कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो ये ऑन एन आइडियल लेकर के चलते हैं कि इतने के बाद हमारा मेंसेस जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। इस वजह से स्टेटमेंट टू करेक्ट माना जाएगा और स्टेटमेंट वन जो होगा वो इनकरेक्ट माना जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, थर्ड वाले में बोल रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन क्या है, वो नहीं हुआ है। तो क्या क्या चीजें इसमें से होगी, कौन सा इनकरेक्ट है। देखो अगर क्या नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, सपोज इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो जो कॉर्पस लूटियम होगा वो डीजनरेट हो जाएगा। सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। पता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम वाली जो वॉल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और इसी के कारण क्या देखने को मिलते हैं, मेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, मेंसेस देखने को मिलते हैं। और अगर बात कर ले मेंस्ट्रुएशन मार्किंग द न्यू साइकिल, अब मेंसेस होंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि अब नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, फर्टिलाइजेशन अनसक्सेसफुल रहा है, इसी वजह से क्या हुआ है, मेंसेस हुए हैं। लास्ट है, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू नहीं, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, कंटिन्यू नहीं रहेगा। अभी ये वाले ग्राफ से ही हमने समझा था कि यहाँ पे कौन आ गया था, ग्राफियन फॉलिकल आ गया था और उसी की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो था, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल वापस बढ़ा था। और बीच में देखो यहाँ एब्सेंस था, यानी एलएच बढ़ा 14 को, ठीक है ना, 14th और 15th डे के बीच में। फिर एलएच का लेवल डाउन हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन भी क्या हुआ था, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी तो डाउन हुआ था। बाद में अगर ये ग्राफियन फॉलिकल बनी, इस वजह से ये वापस से उठ गया।
ठीक है ना। अगर ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगी तो क्या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल वापस से उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा। इस वजह से जो डी ऑप्शन है जिसमें बोल रहा है सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूस, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्राफियन जो हमारी ग्राफियन फॉलिकल थी वो क्या हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कॉर्पस लूटियम में नहीं कन्वर्ट होगी। तो जब कॉर्पस लूटियम ही डीजनरेट हो जाएगा तो आगे का साइकिल चलेगा ही नहीं, इसीलिए ओनली डी जो होगा वो इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जो सहेली है, देखो इन सब पे एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल इज टेकन, तो सहेली को हम लोग कैसे लेते हैं? ठीक है ना। सहेली को हम लोग बोलते हैं वंस अ वीक पिल। इसको क्या बोलते हैं? वंस अ वीक पिल। इसको हम लोग हफ्ते में एक बार लेते हैं, ठीक है ना। सहेली को हफ्ते में एक बार लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ। प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन ये कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उसमें यही दो चीजों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, या तो इंडिविजुअल दिया जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन या दोनों को कॉम्बिनेशन करके देते हैं। अब ऐसा कब दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसा दिया जाता है, हम लोग कब देते हैं? 21 डेज के पीरियड के लिए, ठीक है ना। अगर हम लोग चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो तो हम लोग 21 के डेज के इंटरवल में पिल्स देते रहते हैं, ठीक है ना। और ये पिल्स जो होती है, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की तरह काम करती है, जो मोस्टली यूज भी की जाती है फीमेल्स के द्वारा मेजॉरिटी, उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन। और ये दिया जाता है 21 डेज तक। तो याद रखना, जो सहेली थी, सहेली इसी वजह से आई। देखो 21 डेज वाले में प्रॉब्लम ये थी कि बीच बीच में मिस हो जाता था, पर सहेली जो थी, सहेली की आने के कारण वंस अ वीक पिल हो गई। ठीक है। तो दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही हमारे पिल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, पर कोई भी पिल हो, मतलब कोई भी पिल्स हो, उसमें कॉम्बिनेशन तो यही रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहले में असर्शन में ये कह रहा है, इन इंडिया IUDs like copper T is one of the most widely accepted method of contraception। तो बोल रहा है इंडिया की अगर बात करते हैं तो इन इंडिया लाइक कॉपर टी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रीजन में दिया है इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड बाय द यूजर। ये गलत हो गया ना। देखो इंडिया में कॉपर टी मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लेवल पे यूज किया जाता है कॉपर टी को, ताकि हम लोग क्या कर सके, कॉन्ट्रसेप्शन यानी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करो, इट इज सेल्फ इंसर्टेड बाय यूजर, तो ये गलत हो जाएगा। ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं होता है, ये बाय प्रोफेशनल डॉक्टर्स या फिर प्रोफेशनल जो नर्सेस होती है, जो हाईली ट्रेंड होती है, उनके द्वारा ये बॉडी में सर्विक्स के थ्रू अंदर क्या कहते हैं, यूट्रस के इंसर्ट कराया जाता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी असर्शन करेक्ट हो जाएगा और रीजंस जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखेंगे। सेवेंथ में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट मैच माना जाएगा, ठीक है ना। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि स्टरलाइज कर देना, ठीक है ना। जैसे मेल है, तो मेल अब क्या नहीं कर पाएगा, क्या कहते हैं, मेल जो है वो मेल गैमेट्स वगैरह नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है ना। अब वो स्टेरलाइज हो गया है, ठीक। जैसे हम लोग प्लांट में बात करते थे, तो प्लांट में क्या होता था, प्लांट में जैसे स्टेमिनेट प्लांट है, ठीक है ना, तो उसमें स्टेमन तो बन रहे होंगे पर उसके अंदर पॉलन ग्रेन, यानी मेल जो मेल गैमेटोफाइट है, या मेल जो गैमेट है, मेल गैमेट जो रहेगा वो आगे फर्दर नहीं बनेगा और उसमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो स्टरलाइजेशन में यही होता है। तो जब मेल में वेसेक्टमी करी जाती है, वेसेक्टमी किसके केस में करी जाती है, मेल के केस में करी जाती है। तो मेल के केस में वेसेक्टमी करी जाती है और फीमेल के केस में क्या करी जाती है, ट्यूबेक्टमी करी जाती है। दोनों ही क्या करते हैं, स्टेरलाइजेशन कॉज कर देते हैं, यानी अब ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। LNG-20, तो बोल रहा है कि LNG-20 जो है वो पिल्स है, LNG-20 इज नॉट अ पिल। LNG-20 जो है वो पिल्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है ना।
ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है। तो LNG-20 क्या होती है? हार्मोन रिलीजिंग होती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये हार्मोन रिलीज करती है, ना कि ये पिल्स होती है खाने वाली, ठीक है ना। एमटीपी जो होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये आई थी 1971 में। इसका जो रूल आया था एमटीपी वाला कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का 1971 में आया था, ठीक है ना। तो याद रखना है LNG-20 इज नॉट अ पिल, इट इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है ना। हार्मोन रिलीज करती है, ठीक। देखो अब इसमें अगर कभी कंफ्यूजन हो ना, तो ऐसा समझो कि हमारे घरों में क्या आती है? एलपीजी आती है। एलपीजी, तो हम लोग क्या एलपीजी डायरेक्ट यूज करते हैं? नहीं। वो क्या होती है? गैस होती है, उसमें से गैस रिलीज होती है। तो समझ के रखना, इसमें से भी कुछ रिलीज होगा, तो इसमें से हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो एलएनजी एलपीजी जैसा नहीं लग रहा है? एलपीजी, तो वहां पे गैस रिलीज होती है। तो वैसे याद रखना, LNG-20 में जो होगा हार्मोन रिलीज होगा। ये पिल विल खाने वाला डायरेक्ट इसको नहीं ले सकते हैं। ये एक तरीके से कुछ रिलीज करेगा। तो रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। तो LNG-20 जो है वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव आर इफेक्टिव विद इन द टाइम पीरियड ऑफ। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव जो दी जाती है वो कब से कब तक इफेक्टिव मानी जाती है, ठीक है ना। तो इमरजेंसी के केसेस में जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रसेप्टिव दी जाती है, वो 72 आवर ऑफ कोइटस, यानी क्या कहते हैं, जब मीटिंग होती है उसके 72 आवर्स तक ये इफेक्टिव होती है। तो विद इन द 72 आवर ऑफ कोइटस, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सब जगह 72 लिखा हुआ है, कंफ्यूजन कहाँ पे कर रहा है कि ओवोल्यूशन के 72 आवर में। तो ओवोल्यूशन की तो बात ही नहीं है, ओवोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अब कोइटस हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्म के रिलीज होने के बाद तब हमको देना है क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये भी गलत हो जाएगा। और इम्प्लांटेशन के 72 आवर्स तक, तो इम्प्लांटेशन तो नहीं हुआ है ना, इम्प्लांटेशन होने वाला होगा, वही तो हम नहीं चाहते कि हो। इस वजह से कोइटस के यानी मेटिंग के 72 आवर में हमको देना होता है क्या? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ये याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लो, ठीक है ना, दोबारा काम आएगा ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है व्हाट इज द वर्क ऑफ मल्टीलोड 375। तो मल्टीलोड 375 का क्या काम है? तो मल्टीलोड 375 जो होता है ये सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोटेलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है, ठीक है ना। इट इनहिबिट्स ओवोल्यूशन, नहीं, ये ओवोल्यूशन को इनहिबिट नहीं करता है, ठीक है ना। ये अगेन मल्टीलोड 375 जो है ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। और जो कॉपर आयन होते हैं, याद रखना कॉपर आयंस जो होते हैं, कॉपर आयंस क्या करते हैं? स्पर्म की मोटेलिटी को कम कर देते हैं और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी को भी कम कर देंगे। स्पर्म की मोटेलिटी मोटेलिटी घटा देंगे और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है ना। तो स्पर्म की मोटेलिटी कम कर देते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन आंसर नंबर 3 चला जाएगा। इट इनहेबिट्स इंसेमिनेशन, नहीं, इंसेमिनेशन तो होता रहेगा। इट इनहेबिट्स गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मल्टीलोड 375 क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है। फिर LNG-20 क्या था? LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी था। मल्टीलोड 375 क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है ना। और फिर क्या कहते हैं, ये जो इफेक्टिव इफेक्टिव ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है कब तक इफेक्टिव होती है? 72 आवर ऑफ मीटिंग यानी कोइटस। और क्या क्या देखा था हमने? हमने देखा था कॉपर टी को हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, और ये डॉक्टर्स या फिर प्रैक्टिशनर के द्वारा ही बॉडी में डाला जाता है, ठीक है ना। सहेली कैसी थी? वंस अ वीक पिल थी, ठीक है ना। वंस अ वीक पिल थी। और जो पिल्स दी जाती है, नॉर्मल पिल्स जो दी जाती है, उनका टाइम पीरियड कितना होता है? उनका टाइम पीरियड होता है 21 डेज का। जो पिल्स होती है क्या कंटेन करती है? कंटेन करती है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन बोल रहा है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी मेक द यूट्रस unsuitable for implantation and टू cervix hostile टू sperm। ठीक है, जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होते हैं जैसे कि LNG-20, जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज है वो यूट्रस को क्या कर देते हैं, अनसुटेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, कि वहां पे जो एंडोमेट्रियम वाली वॉल है वही अगर कायदे से मेंटेन नहीं रह पाएगी तो वहां पे इम्प्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। और सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देते हैं स्पर्म के लिए। ठीक है ना। यानी सर्विक्स जो होती है, सर्विक्स आगे आकर के, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूकस की थिकनिंग बढ़ जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, काफी सारे स्पर्म इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो भी हमारे आईयूडीज है उनका काम क्या है कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर सके। ठीक है ना। तो ये अपना काम कर रही है। ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट टू की बात करो, LNG-20 एंड मल्टीलोड 375 आर कॉपर रिलीजिंग आईओडी, जो कि गलत बात हो जाएगी। LNG-20 क्या है, LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग है, और मल्टीलोड 375 क्या है, कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर रिलीजिंग है। ठीक है। तो याद रखना है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट सही माना जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 10 हो गया। ठीक है। अब 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। 11 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है एग सेल 2.5 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। एग सेल है, उसमें 2.5 पिकोग्राम डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर। तो एग सेल है, तो एग सेल का मतलब एन। ठीक है। ठीक है, मान के चलते हैं। द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी इन एनिमल एट दैट एंड ऑफ G2 फेज ऑफ मियोसिस। तो G2 फेज में अमाउंट क्या हो जाएगा, तो देखो एग सेल है। ठीक है। अब एक्सएल है तो यहाँ पे एक्सएल एन है, तो इसका डबल करूंगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2n, 2n में कितना है, 5 है। ठीक है ना। अब जीवन में जो भी सेल इंटर करती है उसमें कितना होता है, उसमें तो 2n का ही क्वांटिटी होता है। ठीक है ना। तो जीवन में होगा, जीवन के बाद एस फेज होगा, और एस फेज में जो कंटेंट होता है वो डबल हो जाएगा, यानी 5 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये किस में हुआ, एस फेज में हुआ। ठीक है, ये एस फेज में हुआ। एस फेज के बाद G2। अब G2 में जो प्रोटीन्स है खाली वही सिंथेसाइज होंगी, अमाउंट जो डबल हुआ है वो अभी भी डबल ही रहेगा, यानी जो अमाउंट है वो अभी भी 10 रहेगा। तो ये हमें नंबर दिया था एन का, एक्सेल का, मैंने निकाला किसका, 2n का, जो कि सेल जो होगी जो डिवाइड कर रही होगी उसके लिए मुझे वैल्यू पता चल जाएगी। तो 2.5 का डबल 5 हो गया। फिर एस में क्या होता है, एस में जेनेटिक डीएनए का कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, जैसे 1 मोल से 2 मोल हो जाना। ठीक है ना, कि 1 मोल से 2 मोल हो गया है। ठीक है। पर मटेरियल तो पहले भी वही था, अभी भी वही है। मान लो 1 मोल NaCl अभी भी था, बाद में भी 1 मोल NaCl ही होगा, बस क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए। तो वैसे यहाँ पे अमाउंट डबल होता है, उसका क्रोमोसोम नंबर में डबल नहीं देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे 10 पिकोग्राम आंसर सही जाएगा। ठीक है। 12th वाला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट G1 फेज। तो G1 फेज के बारे में बताना है कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है चाहे जो फेज हो, G1, S, G2 या फिर M, इन सभी में सेल जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो ये तो कोई मतलब कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। दूसरा, अगर G1 फेज है ना, तो G1 फेज में सेल ग्रो कर रही होगी, तो याद रखना है कौन कौन सा फेज है, G1, S, G2 और फिर M। ये जो 3 फेज होगा यहाँ पे ग्रोथ जो होती है कंटिन्यूअस होती है, यानी G1, S और G2 में ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है, यहाँ पे डिवीजन होता है, M फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है। तो G1 फेज के बारे में बोल रहा है, इसलिए ग्रोथ जो होगी वो कंटिन्यूअस बढ़ती रहेगी। दूसरा क्या है, डीएनए रेप्लिकेट। तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्पेसिफिक एक ही फेज के लिए डिफाइंड है, और वो है एस फेज। तो एस फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इस वजह से आंसर जो होगा वो ये जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। ठीक है। तो बोल रहा है एवरी 24 आवर। तो हर 24 आवर में क्या होता है, तो याद रखना है हर 24 आवर में कोई भी टिपिकल यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल अगर होगा
वो एक बार डिवाइड कर जाता है। तो 24 आवर में एक बार क्या हो जाएगा, डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल में एक बार डिवीजन विद इन 24 आवर। जो डिवाइडिंग सेल्स होती है, देखो सारी सेल्स तो बॉडी की डिवाइड नहीं करती हैं, पर जो सेल्स डिवाइड करती है वो 24 आवर में क्या करेंगी, डिवाइड कर जाएंगे फ्रॉम वन सेल। तो एक सेल से क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, ठीक है ना, दो सेल में, ठीक है। 24 आवर में किसके लिए, यूकैरियोटिक, की एनसीईआरटी की लाइन है, यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल्स के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और वहीं अगर ईस्ट के लिए बोलते तो ईस्ट के लिए 90 मिनट्स हमने लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो ईस्ट की बात करेंगे, ईस्ट के लिए 90 मिनट्स है, और हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए 24 आवर, ठीक है। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 आवर। 1 आवर, 1 आवर की अगर बात करें तो 1 आवर, अब एनसीईआरटी में लिखा गया है कि अगर 24 आवर की साइकिल है किसी की, तो जो आखिरी का 1 घंटा होता है, खाली डिवीजन वहीं पे टेक प्लेस कर रहा होता है। तो 1 आवर वुड बी ड्यूरेशन ऑफ एम फेज इन ह्यूमन सेल, क्योंकि 99% ऑफ टाइम किस में जाता है, इंटरफेज में जाता है। जो लास्ट का 1 आवर है वो किस में जाता है, एम फेज में जाता है। तो ये लाइन छूट जाती है, इसको बहुत ध्यान से करना है। 1 आवर इज ड्यूरेशन ऑफ एम फेज इन ह्यूमन सेल्स, ठीक है। और नेक्स्ट दिया 95% ऑफ टाइम। तो 95% ऑफ टाइम किस में जाता है, अभी मैंने बताया 95% ऑफ टाइम इंटरफेज में जाता है। और अभी मैंने ये भी बताया था कि जो ईस्ट के लिए जब हम लोग बात करेंगे, तब यही जो डिवीजन की साइकिल होती है वो कितने की हो जाएगी, डिवीजन की साइकिल हो जाएगी 90 मिनट्स। देखो यहाँ पे ईस्ट क्या है, ईस्ट फंगस है ना, ईस्ट क्या है, फंगस है। और फंगस यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूकैरियोटिक तो लिखा था, अगर मैं बोल दूं यूकैरियोटिक सेल डिवाइड इन, तो यूकैरियोटिक तो ह्यूमन सेल भी होती है और यूकैरियोटिक तो ईस्ट सेल भी होता है। इसीलिए यूकैरियोटिक के बाद जब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल का बताओ, तब तक मैं 24 आवर नहीं डिफाइन कर सकता हूँ। खाली यूकैरियोटिक की बात नहीं होती है, ठीक है ना। और वैसे दिया नहीं एनसीईआरटी में, जो इकोलाई होता है, इकोलाई का यही टाइम पीरियड 30 मिनट्स हो जाता है, ठीक है ना। बस एक्स्ट्रा बातें हैं, ध्यान रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी इतनी ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर जो जाएगा वो बी, थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है ना, 13 का थर्ड चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है द अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C एंड क्रोमोसोम नंबर इज 26। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है डीएनए का 2C, और क्रोमोसोम के नंबर कितना है, क्रोमोसोम का नंबर 26। of these आफ्टर एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम का नंबर। तो पता है कि एस फेज में जो अमाउंट होता है वो डबल हो जाएगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा, नंबर जैसा रहेगा, नंबर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कितना था 2C, तो 2C से मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट को। तो 2C से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 4C, और नंबर कांस्टेंट ही रहेगा तो 26 का 26 ही रहेगा। तो आंसर 14 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन सा है। पहला बोल रहा है डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल, जो कि सही बात है। ये एस फेज की बात कर रहा है कि एस फेज में ही क्या देखने को मिलता है हमें, डीएनए का सिंथेसिस देखने को मिलता है, यानी एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाया जाता है, ठीक है ना। इसी को डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। दूसरा बोल रहा है दूसरा बोल रहा है कि इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डुप्लीकेशन नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेशन होता है, और वो भी किस में होता है, एनिमल सेल में। यहीं अगर प्लांट सेल कर देता तो आंसर गलत हो जाता, क्योंकि प्लांट में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसलिए पहला करेक्ट हो जाएगा और सेकंड इनकरेक्ट माना जाएगा, ठीक है। प्रोफेज से क्वेश्चन है, प्रोफेज फर्स्ट से। तो प्रोफेज फर्स्ट से क्वेश्चन है, बोल रहा है साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन। तो जो साइनेप्सिस होता है वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम पैरेलली आ जाते हैं, ठीक है ना। पैरेलली आने के बाद इन दोनों के बीच में एक मटेरियल क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके बीच में साइनेप्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 16 हो गया। अब 17 वाला देखेंगे। 17, तो 17 पे हमको बताना है
अरेंज करना है मियोसिस को करेक्ट सीक्वेंस में। तो मियोसिस का करेक्ट सीक्वेंस हमको बताना है। सबसे पहले प्रोफेज होगा, ठीक है ना। तो प्रोफेज में ही साइनेप्सिस बनेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइनेप्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। साइनेप्सिस होने के बाद जब साइनेप्सिस बन जाएगा, दो क्रोमोसोम होंगे उनके बीच में साइनेप्सिस यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। यानी इसका मटेरियल इधर और इसका मटेरियल इधर, मतलब ये क्रॉसिंग ओवर होती है। तो साइनेप्सिस के बाद क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये जो बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इनके बीच में था, ये टर्मिनलाइज होते होते कहाँ पे आ जाएगा, इनके एंड पे आ जाएगा, सिर्फ एंड पे बचेगा, बाकी जो बीच का सारा मटेरियल रहेगा वो हट जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, ठीक है ना। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा के बाद पूरा का पूरा प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सब क्या होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन होगा वो लास्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी बी एंड लास्ट ऑप्शन वुड बी डी। तो फर्स्ट ऑप्शन बी और लास्ट ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। 18th 18th बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है। यहाँ पे बोल रहा है क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर इज अ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर तो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही होती है। जैसे ये एक क्रोमोसोम हो गया और इसी के जैसे दिखने वाला अगर एक और क्रोमोसोम होगा, तो इन दोनों के बीच में यहीं पे साइनैप्स आता है, और साइनैप्स आने के बाद यहीं पे एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो जो एक्सचेंज देखने को मिलता है वो किसके बीच में हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में देखने को मिला। और यही दोनों आपस में कैसे होते हैं, होमोलॉगस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये बात गलत हो जाएगी, सिस्टर नहीं नॉन सिस्टर। अभी मैंने दिखाया कि होमोलॉगस क्रोमोसोम होने चाहिए, नॉन सिस्टर होने चाहिए, तब बीच में हमारा क्या होता है, साइनैप्स आता है, और उसी के दौरान हमारा क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है ना। अब ये तो गलत हो गया, सिस्टर नहीं है, नॉन सिस्टर होना चाहिए, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ठीक है। अब लास्ट जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन बोल रहा है एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर। ये बात भी सही है कि जो रिकॉम्बिनेज होता है वही डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता है। तो देखो क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में यहाँ पे जीन होगी, मान लो जीन कैपिटल ए कैपिटल सॉरी कैपिटल टी थी, यहाँ स्मॉल टी थी। तो अब क्रॉसिंग ओवर के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा और यहाँ पे स्मॉल टी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा और स्मॉल टी आ जाएगा। तो क्या हुआ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने। शुरुआत के कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी थे, बाद में रिकॉम्बिनेज ने क्या किया, रिकॉम्बिनेज ने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करा दी, और क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद एक नया कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी का फॉर्मेशन किया। तो रिकॉम्बिनेशन क्या करता है, एक क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है, जिसमें रिकॉम्बिनेज जो होता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता है। तो ये एंजाइम नीडेड होता है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये भी बात करेक्ट हो जाएगी, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। तो सिर्फ बी वाला जो होगा वो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 19 देख लो, 19 बोल रहा है मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। इन हमको मैच करना है मियोसिस के रिस्पेक्ट में, मियोसिस के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट होगा। तो बोल रहा है जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमको, ठीक है ना। तो याद रखना है जाइगोटीन में साइनेप्सिस बनती है। अच्छा देखो, ये जो एस है, एस को उल्टा करो तो जेड जैसा नहीं बनता है। तो अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि जाइगोटीन में क्या साइनेप्सिस बनता था किसी और में, तो बस क्या करना, एस को उल्टा कर देना। जो साइनेप्सिस का एस है, इसको उल्टा कर दो, तो जैसे ही तुम उल्टा करोगे तो ये जेड बन जाएगा। तो याद रखना साइनेप्सिस कहाँ पे बनता है, जाइगोटीन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। साइनेप्सिस कहाँ देखने को मिलता है, जाइगोटीन में। पैचिटीन, पैचिटीन में देखो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। ये तो बहुत बार पूछा है कि पैकाइटीन में पैचिटीन में क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, ठीक है ना। पैचिंग होती है, पैचिंग देखो दो लोगों के बीच में पैचिंग कब होती है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं तभी तो
पैचिंग होती है, तो याद रखना क्रॉसिंग ओवर कब होगी, पैचिटीन में होगी, ठीक है ना। अब आगे का हमारा आ गया डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में जो काइजमेटा है, काइजमेटा की बात करेंगे कि डिप्लोटीन में हमको काइजमेटा देखने को मिलेगा, यानी एक्स शेप स्ट्रक्चर जो होता है इसी को काइजमेटा बोलते हैं। और डिप्लोटीन में ही याद करो जो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना कि जो फीमेल्स होती है उसमें डिप्लोटीन स्टेज में ही जा करके ये जो क्रोमोसोम होता है ये हेल्ड होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो डिप्लोटीन स्टेज में ये एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइजमेटा देखते हैं। और यही काइजमेटा का डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, यानी जो काइजमेटा ऊपर था, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर हमको ऊपर देखने को मिल रहा था, ठीक है ना, दो क्रोमोसोम के बीच में ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर हमको ऊपर देखने को मिल रहा था, ये एक्स शेप, ये जो ऊपर होता है ये नीचे आने लग जाता है, ठीक है ना, एंड में आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, ठीक है। तो ये रहे सारे ऑप्शन, इसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द प्रोफेज वन। तो प्रोफेज वन में क्या होता है, देखो साइनेप्सिस किस में होगा, जाइगोटीन में होगा। अभी हमने देखा साइनेप्सिस किस में होगा, जाइगोटीन में होगा। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, देखो क्रॉस कब करते हैं, पैचिंग के दौरान, ठीक ना, जब क्रॉसिंग कर रहे होते हैं तभी क्या हो जाती है, पैचिंग हो जाती है। काइजमेटा कब बनता है, देखो काइजमेटा का फॉर्मेशन डिप्लोटीन में होता है, किस में होता है, डिप्लोटीन में होता है। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा किस में होता है, डाइकाइनेसिस में होता है। तो सभी इवेंट सही से एक्सप्लेन है। क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर के बारे में पूछा है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है। एंजाइम कौन सा होता है, रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है जो कि क्रॉसिंग ओवर करा रहा होता है। फिर 22 दिया हुआ है, रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय विच स्टेज। रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट कौन से स्टेज में था, देखो रिकॉम्बिनेशन पेचाइटीन में कंप्लीट होता है, ठीक है ना, याद रखना है रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है किसमें, पैचिटीन में। देखो रिकॉम्बिनेज हम लोग यहाँ पे देखे थे ना कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, पैकाइटीन में देखने को मिलता है। तो पैकाइटीन में ही हम लोग कंप्लीट करा लेते हैं, ठीक है ना। तो पैकाइटीन में ही रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट भी होता है और रिकॉम्बिनेशन फिनिश भी हो जाता है, कहाँ पे, पैचिटीन में, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज कर रहा था तुमको, क्योंकि हम लोग पढ़े रहते हैं कि पैकाइटीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, पर कंप्लीट किस में होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो याद रखना है अगर पैक्सिटीन में स्टार्ट हुआ है तो पैक्सिटीन में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब 23 नंबर देखते हैं, टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन के लिए हमने कौन सी स्टेज देखी थी, डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस, ठीक है ना। साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये भी प्रोफेज में ही हो रहा था, ठीक है ना। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो था ये भी किस में बन रहा था, प्रोफेज में ही बन रहा था, ठीक है ना। हाँ, ये कहाँ पे हो रहा था, जाइगोटीन में हो रहा था, ठीक है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर पूछेगा फॉर्म कहाँ पे होता है, तो फॉर्म तो जाइगोटीन में ही हो जाता है, विजिबल होता है पेचाइटीन में, ठीक है ना, फॉर्म तो जाइगोटीन में ही हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद काइजमेटा, तो काइजमेटा की जब हम बात कर रहे थे तो डिप्लोटीन की बात कर रहे थे, किसकी, डिप्लोटीन की बात कर रहे थे, ठीक। टर्मिनलाइजेशन किसमें होता है, डाइकाइनेसिस में। काइजमेटा किसमें देखने को मिलता है, डिप्लोटीन में। तो जो मैमेलियन oocytes होती है वहां पे डिप्लोटीन स्टेज में हमको एक्स से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे काइजमेटा बोलते हैं। और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है जाइगोट में, ठीक है ना। अ, अरे जाइगोट लिखा है, वाह, वाह, नहीं नहीं वाह, जाइगोटीन है ये, याद रखना जाइगोट ना पढ़ लेना, जाइगोटीन स्टेज में, ठीक है ना। था ना, लता जरा पानी दे दो, पानी दे दो, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लता जरा पानी दे दो, ठीक है। अब ये सब किसके क्या कहते हैं, किसके वो है, मियोसिस फर्स्ट के, ठीक है ना। ये सब इवेंट्स किसके हैं, मियोसिस फर्स्ट के इवेंट्स है। 24 की बात कर लो, तो 24 में लिखा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक व्यू ऑफ विच स्टेज ऑफ प्रोफेज वन शोज क्लियर टेट्राड। तो अब यहाँ पे फोटो प्रॉपर मतलब उसकी बात कर रहा है कि जो यहाँ पे हमने क्या बनाए थे, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाया है। अब वहां पे कौन से स्टेज में ये क्लियर टेट्राड देखने को मिलेगा, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड जो होता है यानी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो किस में बनता है, फॉर्मेशन हो जाता है जाइगोटीन में। लेकिन जाइगोटीन में ये विजिबल नहीं होता है, विजिबल कब जा करके होता है, विजिबल होता है पेचाइटीन में, ठीक है ना।
पैचिटीन में यही जो बीच में है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये चार टेट्राड, टेट्राड का मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में बाजू बाजू कब दिखते हैं? दिखते हैं किसमें? पैचाइटीन में, पैचिटीन में, ठीक है ना, दिखते हैं पैचिटीन में, बनते हैं जाइगोटीन में, ठीक है ना। और पैचिटीन में ही खास बात क्या होती है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो पैचाइटीन में ही क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा और पैचाइटीन में ही टेट्राड देखने को मिलेंगे, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन का अभी मैंने बताया था, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर जो फीमेल मैमल्स होती है उनमें ये डिप्लोटीन स्टेज में जा करके जो एग होता है वो आ करके हॉल्ट कर जाता है, ठीक है ना। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें दिया है डिसोल्यूशन ऑफ सेरेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, पर कंप्लीट कब जा करके होगा? कंप्लीट हो जा करके होगा डायकाइनेसिस में, क्योंकि वहां पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा पढ़ते थे ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन से स्टार्ट हो जाता है, ये सही बात है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाईवेलेंट स्टार्ट टू सेपरेट आउट। अब डिसॉल्व होगा उनके बीच का, अगर दो क्रोमोसोम के बीच का मटेरियल डिसॉल्व होगा तो सीधी सी बात है क्रोमोसोम अब दूर दूर जाने लग जाएंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाईवेलेंट, जो बाईवेलेंट ये स्टेट थी, इस बाईवेलेंट स्टेट में से जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे वो दूर दूर जाने लगेंगे, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एक्स शेप स्ट्रक्चर काइजमेटा देखने को मिलता है डिप्लोटीन में। तो मैंने बताया था कि एक्स शेप स्ट्रक्चर जो होता है वो देखने को कब मिलता है? डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी ये पूरा बीच में मटेरियल भरा रहता है। अब ये मटेरियल धीरे धीरे डिसॉल्व होगा और धीरे धीरे डिसॉल्व होने के बाद ना यहाँ एंड पे ऐसे ऐसे थोड़ा मटेरियल बचा रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है ना, यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर काइजमेटा। और इसी को जब एकदम एंड पे चला जाएगा, यानी जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है ये एकदम एंड पे चला जाए, मतलब एकदम यहाँ पे एंड पे चला जाए, तो इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। यानी डिप्लोटीन में तो ये प्रॉपर एक्स दिख रहा था, उसके बाद जब इसकी अगली स्टेज आएगी यानी डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में यही एक्स शेप स्ट्रक्चर थोड़ा और नीचे एकदम टर्मिनल पे आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी चार के चारों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे अब सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल होंगे, तो इसको नेक्स्ट टर्न पे ही स्टार्ट करेंगे। अब जिसमें सिर्फ क्या होंगे? सिर्फ एग्जाम्पल्स होंगे, तो एग्जाम्पल्स याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास से हमको क्या क्या चीजें याद रखने वाली बात थी, खाली वो चीजें देख लो कि आज की क्लास में क्या क्या चीजें याद रखने वाली थी, ठीक है ना। हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? हमने शुरुआत करी थी आईयूडी एमसी ये सबसे ना, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आईयूडी से। तो सबसे पहले हमने ग्राफ देखा था, उसमें देखा था जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कैसे रहता है। ये जो ग्राफ होता है इसमें प्रोजेस्ट्रॉन 14 डेट पे इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, और वापस क्या देखने को मिलता है? इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जब यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल आगे मेंटेन रहती है तब। और यहाँ पे क्यों बढ़ता है? एलएच की वजह से। तो वो वाला ग्राफ जिसमें डिप देखने को मिले वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? प्रोजेस्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जो ग्राफ कंटिन्यूअसली जाता है और सिर्फ एक बार बढ़ता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ईस्ट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है ना। और ये हो गया था। फिर उसके बाद सहेली के बारे में हमने पढ़ा था। जो सहेली होती है वो कैसी होती है? वंस अ वीक पिल होती है। बाकी जो पिल्स होती है, पिल्स में क्या क्या चीजें होती है? पिल्स में कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और 21 डेज तक हम लोग लेते हैं इसको, पिल्स को, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात करी थी कॉपर टी की। तो जो कॉपर कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी होती है, ये किसके द्वारा इंसर्ट की जाती है? प्रोफेशनल डॉक्टर्स के द्वारा इंसर्ट करी जाती है या फिर ट्रेन्ड नर्सेस के द्वारा ये इंसर्ट की जाती है, ठीक है ना। ठीक है, यूट्रस में ये इंसर्ट करी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था हमने? जो LNG-20 है, LNG-20 क्या होता है? LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। याद रखना, LNG-20 क्या है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है ना। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर बात करी जाए तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कब दी जाती है? 72 आवर ऑफ मीटिंग या कोइटस, ठीक है ना। मीटिंग के 72 आवर तक ये दी जाती है। फिर हमने देखा था जो मल्टी लोड 375 है, यानी जो मल्टी लोड 375 है, 375 ये कैसी पिल हो जाएगी?
ये मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग पिल है। कैसी है? कॉपर रिलीजिंग पिल है। मल्टीलोड 375 इज अ कॉपर रिलीजिंग पिल, ठीक है ना। उसके बाद ये इतनी चीजें पढ़ ली थी, तो यहाँ पे बस कुछ कुछ चीजें याद रखनी कि LNG-20 कैसी है। LNG-20 जो है, LNG-20 LNG-20 कैसी है? ये हार्मोन रिलीजिंग है। और मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है, करेक्ट। तो इतनी चीजें याद रखना आज की क्लास से कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बीच में डिप करता है, सहेली वंस अ वीक पिल है। और बाकी पिल्स जो होती है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, 21 डेज तक खाया जाता है। और बात कर लेते हैं कॉपर रिलीजिंग की, तो कॉपर रिलीजिंग प्रोफेशनल डॉक्टर या फिर नर्सेस के द्वारा होता है। LNG-20 जो होती है वो किसके द्वारा होती है? वो हार्मोन रिलीजिंग IUD होती है। 72 आवर ऑफ मीटिंग के बीच में हमको ये देना होता है, ठीक है। और मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग हो जाती है। अब इसके बाद इंटरफेस वगैरह की बात आ गई थी, तो इंटरफेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इंटरफेस में हमने क्या देखा था? इंटरफेस में कौन कौन सी स्टेजेस आती है? G1 स्टेज होती है, S स्टेज होती है, G2 स्टेज होती है। अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है। और अगर अमाउंट डबल होने की बात करी जाए तो अमाउंट किस में डबल होता है? S फेज में। अगर 2C अमाउंट है तो 2C अगर अमाउंट है तो कितना हो जाएगा? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो अमाउंट हो जाता है। जो भी अमाउंट हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट आ जाता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि टिपिकल टिपिकल अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आ जाता है? यूकैरियोटिक सेल में ह्यूमन की सेल भी आ जाती है और यूकैरियोटिक सेल में ईस्ट की सेल भी आ जाती है, ठीक है ना। तो अगर टिपिकल यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल की बात करोगे तो इसमें जो डिवीजन का पीरियड होता है वो क्या कहते हैं, टोटल साइकिल जो होती है, टोटल साइकिल होती है 24 आवर्स की। और अगर डिवीजन के फेज की बात करें तो सिर्फ वो 1 आवर तक ही लास्ट करता है। अगर ईस्ट की बात करोगे तो ईस्ट में 90 मिनट्स की ही साइकिल होती है, ठीक है ना। 90 मिनट्स की साइकिल देखने को मिलती है, यानी कि 95% ऑफ टोटल टाइम जो जाता है वो किस में जाता है? इंटरफेज में जाता है। और सिर्फ 1% टाइम जो होता है वो किस में जाता है? वो एम फेज में जाता है, ठीक है। एस फेज में याद रखना है DNA डबल होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोफेज के बारे में हमने कुछ बात करी थी, तो प्रोफेज के बारे में क्या क्या बात करी थी कि प्रोफेज में जाइगोटीन जाइगोटीन जो होता है, जाइगोटीन में किसका फॉर्मेशन होता है? साइनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। और ये साइनेप्सिस दिखते कब है अच्छे से? जाइगोटीन के बाद अगली स्टेज जो होती है पेचिटीन में, ठीक है ना। पेचिटीन में हमें ये साइनेप्सिस जो होते हैं वो क्रोमोसोम बाईवेलेंट बोले या फिर टेट्राड बोले, ये क्लियरली विजिबल कब होंगे? पैचिटीन में। फॉर्म कब हो जाते हैं? फॉर्म तो ये हो जाते हैं जाइगोटीन में ही, लेकिन दिखते कब है? पैचिटीन में जाकर के दिखते हैं। और पैचिटीन की खास बात क्या है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, जिसके लिए एंजाइम एक मिलता है जिसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम देखने को मिलता है, ठीक है ना। पैचिटीन के बाद आ जाती है कौन सी स्टेज? डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या देखने को मिलता है? डिप्लोटीन में काइजमेटा बन जाता है। काइजमेटा एक एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि दिखता है किसमें? जो मैमेलियन फीमेल्स होती हैं उनमें ओवम में एक्स शेप स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर अगर ये न्यूक्लियस है तो मैंने बताया था चूंकि हमारा क्या हो जाता है बीच में पूरा सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये जो सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म होता है तो यहाँ पे एंड में एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? काइजमेटा बोल रहे होते हैं, जो कि डिप्लोटीन में देखने को मिलता है। फिर क्या आ जाता है? डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस में क्या होता है? डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा हो जाता है, यानी यही जो काइजमेटा होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। जाइगोटीन में साइनेप्सिस का फॉर्मेशन, पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर, और डिप्लोटीन में काइजमेटा का फॉर्मेशन, डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा हो जाता है, ठीक है।